ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा के साथियों का आभार कि उन्होंने आज इस बेहद अहम मसले पर बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बिल्कुल ठीक पृष्ठभूमि बताई आपने इस शिक्षा से जुड़े हुए सवालों, और उसमें भी खासकर जब सामाजिक न्याय का सवाल शिक्षा के साथ जोड़कर देखा जाता है। सामाजिक न्याय की वैचारिकी में सबसे अहम बात ये होती है, जो आज की हमारी पीढ़ी जब इस पूरी सामाजिक न्याय की वैचारिकी को देखती है, तो वो ये समझती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीन ऐसे विषय हैं जो अब रोटी कपड़ा मकान एक जमाने में मनुष्य की बुनियादी जरूरतों के नारे के तौर पर उठाए जाते थे, जो आज भी मौजूद है। उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन ऐसे विषय हैं जो सामाजिक न्याय की वैचारिकी के केंद्रीय विषय बन चुके हैं। क्योंकि जब भी सरकारी शिक्षा यानी सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था या रोजगार का व्यवस्थित ढांचा जब भी यह प्रभावित होगा, अगर यह काम नहीं करेगा, तो इसके सबसे ज्यादा शिकार वंचित शोषित जमात के लोग होंगे। तो इसलिए सामाजिक न्याय बिना शिक्षा के सवाल के अधूरा है। आपने भूमिका में बिल्कुल ठीक यह संकेत किया कि वर्तमान निजाम, वर्तमान सरकार अपनी तमाम संवैधानिक प्रावधानों के विरोधी नीतियों, तमाम तरह के कारपोरेट ताकतों के द्वारा संचालित नीतियों के तहत शिक्षा को लगातार हाशिए पर ढकेलने का काम करती है। अब इस पूरे सवाल को कैसे समझा जाए, जब नई शिक्षा नीति इसी पैंडेमिक के दौर पिछले साल लागू कर दी गई, और शिक्षा नीति वो जो दावा है इस सरकार का कि हम सब कुछ आजाद भारत में पहली बार कर, उसी दावे में पहली बार एक देश को ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है, जिसे अपनी जाति बिना किसी के पूछे चुनावी भाषणों के दरमियान याद आती है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का चुनाव हो। और जैसे ही वो चुनाव जीत कर कुर्सी पर विराजमान होते हैं, वो विष्णु के अवतार बन जाते हैं, और फिर वह कथित ओबीसी जाति जिससे वो आते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं, और ओबीसी कैबिनेट बना करके यह दावा किया गया कि आजाद भारत में पहली बार अब 2021 में एक ऐसी कैबिनेट है जिसे हम ओबीसी कैबिनेट कह रहे हैं। 27 मंत्री ओबीसी कोटे के बना दिए गए हैं। जैसे उनकी जाति किसी ने नहीं पूछी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जाति बताई। जैसे राष्ट्रपति कौन जाति का बन रहा है शख्स, उसकी भी जाति किसी ने नहीं पूछी, फिर भी उन्होंने उनकी जाति बताई। और मंत्री बनाने के समय कोई रवायत नहीं है कि वो जातियां बताएं, अन्यथा इसके पहले के कैबिनेट में भी वो ये बताते। बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है, करोड़ों रुपए का, सब कुछ प्रचार तंत्र पर चल रहा है, और प्रचार के लिहाज से होड़ मची है कि जो धारणा एक नागरिक की बनती है, उस धारणा को प्रचार के जरिए हम बहुत हद तक नियंत्रित कर लें। उस प्रचार में बड़ी बड़ी होर्डिंग में ये बताया जा रहा है कि 12 अनुसूचित जाति के मंत्री बन गए, 27 ओबीसी जाति के मंत्री बन गए। तो पहले कभी नहीं बताया गया था कि कितने ब्राह्मण मंत्री बन गए, कितने राजपूत मंत्री बन गए। ये रवायत तो नहीं रही। यानी जातियां कब याद आती हैं? जब इस तरह के तबके की बात आती है। और ऐसे वक्त में नीट का सवाल हमारे सामने आता है। यानी सरकारी प्रतिष्ठानों या सरकार में बैठे लोगों के दावे हमारे सामने एक तरफ है, जिन दावों पर अगर हम भरोसा करें तो ऐसा एहसास होगा कि यह सामाजिक न्याय का एक मुकम्मल क्रांतिकारी दौर हमारे सामने है। मगर जब नीतियों पर नजर डालते हैं, तब यह पता चलता है कि यह तो घोर सामाजिक अन्याय का दौर है। और उसी दौर में एक वानगी के रूप में आता है नीट का एग्जाम।
तो शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति के जरिए भी यही दावा किया गया था कि वह एक आमूल चूल क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, लेकिन वह शिक्षा नीति असल में सामाजिक अन्याय का एक प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि वह पूरा निजी हाथों में बेचने की कोशिश की जाती है, और जो कि अब लागू है। प्रसेनजीत जी, किसी का माइक खुला हुआ है, एक बार अगर देखिएगा माइक अगर बंद हो जाए तो जी। तो ये पूरा ये इस पृष्ठभूमि में हम बात कर रहे हैं 2021 में। हम उस पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं जब इस तरह की सरकारी नीतियों, यानी सरकारी नीतियों का विरोध करने के चलते छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी जेल में बंद है। देश विरोधी साबित किया जा रहा है उन्हें, उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो देश विरोधी है, उनके ऊपर यूएपीए लगा करके जेल में डाला गया, जो असल में अपने संवैधानिक हक हुकूक की बात करते हैं। और उन तमाम छात्रों के साथ साथ मैं बातचीत की शुरुआत में ही याद करना चाहता हूं प्रोफेसर हैनी बाबू को, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को, प्रोफेसर साईं बाबा को, जो एक समाज की बौद्धिक पूंजी हुआ करते हैं, छात्र और शिक्षक व जेलों में। ऐसे दौर में एक नए विषय पर हम बात कर रहे हैं। वो नया विषय मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक नया पैमाना हमारे समाज के सामने ला दिया गया है कि अगर आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग, करोड़ों रुपए के खर्च किए जाने के साथ जो एक चमकती हुई तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है कि हम ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, आजाद भारत में पहला प्रधानमंत्री ओबीसी के हित के काम करने वाला ओबीसी, शिक्षा मंत्री भी बनाया गया ओबीसी को, और कैबिनेट बना दी गई ओबीसी। उसी दौर में नीट में यह नोटिफिकेशन उसी कैबिनेट के बनने के कुछ ही दिन के भीतर, शिक्षा मंत्री के ओबीसी बनने के कुछ ही दिन के भीतर जारी कर दिया जाता है। पिछला वक्तव्य जो कल हुआ था आप लोगों के इसी पेज पर, मैंने उस पूरे वक्तव्य को सुना। कोशिश ये करूंगा कि जो बातें कल हो चुकी हैं इस नीट के प्रकरण में, उसको दोहराए बिना जो जरूरी सवाल है उनको उन पर अपनी बात कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा। तो पूरा प्रकरण इसलिए सामने खड़ा हो जाता है कि नीट में पिछले साल तक यह अक्टूबर 2020 तक हलचल कुछ ऐसी थी, गोया अब नीट की उस खास सेगमेंट में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार भी तैयार है, कोर्ट के निर्देश भी हो गए हैं, लेकिन अब जब जैसे ही ये ओबीसी कैबिनेट बनती है, 13 जुलाई 2021 को नीट अपना नोटिफिकेशन जारी कर देता है, और उस नोटिफिकेशन के आधार पर यह कहा जाता है, जो बहुत जरूरी है, यहीं से बातचीत शुरू कर रहा हूं। इसके पॉइंट 5 पे 2.1 का जो सब पॉइंट है वो रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा। शुरुआत में ये बात कह दूं कि तो 3 तरह के खांचे हैं पूरे मेडिकल एंट्रेंस पैटर्न पर। एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जितने हैं वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे रिजर्वेशन लागू होते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल एंट्रेंस वाले पैटर्न पर। स्टेट के जो कोटा का सीटें हैं मेडिकल की, वहां स्टेट का रिजर्वेशन हर एक सेगमेंट में लागू होता है, और ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल और स्टेट इन दोनों कोटे में लागू हो रहा है। जब हम कह रहे हैं कि नीट में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कहीं नहीं मिल रहा है। तो कहां पेच फंस रहा है, उस पेच को हम थोड़ा सा आसान भाषा में खोलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, उसके पहले ये नोटिफिकेशन जो रेफरेंस दे रहा है उसको पढ़ता हूं और फिर उस पेज पर बात करता हूं। तो अब इन दो के अतिरिक्त, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के और स्टेट इंस्टीट्यूट, इन दोनों में रिजर्वेशन लागू है। तो इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा खांचा बनता है जो कोटे का एक नया पैटर्न है, जो
1984 के बाद शुरू हुआ था। और वह प्रकरण मैं याद करना चाहता हूं, 22 जून 1984, 1984, प्रदीप जैन का मामला था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह प्रावधान बना दिया गया कि सेंट्रल पूल की 50% सीटें राज्य के पूल से सरेंडर की जाएंगी। ध्यान से समझिएगा इस बात को। राज्य अपने कोटे की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल सीटें, पीजी कोर्स की मेडिकल और डेंटल सीटें राज्य सरेंडर करेगा पूल के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस प्रोसेस कंप्लीट करेगा अपनी पॉलिसी के साथ, और उस पर नियुक्त लोगों को वापस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यह एक पूलिंग सिस्टम था। स्टेट ने सरेंडर किया सेंट्रल को, सेंट्रल ने उस पर एंट्रेंस एंड एडमिशन का प्रोसेस पूरा किया, और फिर स्टेट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर। यह मामला 22 जून 1984 के बाद शुरू होता है। और दिलचस्प यह है कि इस पूलिंग में, इस सरेंडरिंग सीट के कोटे में कहीं भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन नहीं था। ओबीसी रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं हो रही थी। और उसमें 15% सीटें अंडर ग्रेजुएट कोर्स की हुआ करती थी। यानी जो राज्य वो 15% सीटें देगा केंद्र को, सरेंडर करेगा इस पूलिंग के सिस्टम के जरिए, और अंडर ग्रेजुएट इन 15% सीटों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एडमिशन प्रोसेस पूरा करेगी और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट को। यानी बाकी 50% अंडर पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें और 85% जो अंडर ग्रेजुएट की सीटें वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आएंगी, लेकिन ये सीटें नहीं आएंगी। उसके बाद इस पूरी प्रोसेस के चलते आप अगर देखेंगे तो 50% सीटें अगर पूल कर दी जा रही स्टेट से सेंटर में, तो जो रिजर्वेशन है वो तो 50% पर रहेगा। इसके बाद होता यह है कि इस 31 जनवरी 2007 को अभयनाथ के मामले में जस्टिस बालाकृष्णन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने का निर्देश दिया। यानी ये जो सेंट्रल स्टेट पूलिंग का जो पूरा सिस्टम था, इसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को वह पूलिंग में भी रिजर्वेशन देने की बात पूरी करते हैं। और इसके बाद 2009 से व्यवस्थित तरीके से इस पूलिंग क्राइटेरिया वाले जो सरेंडर सीटें थी, इनमें एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता। और यह तब हो रहा है जब 1992 में मंडल कमीशन की 2 अनुशंसाएं लागू हो चुकी हैं। मगर उस समय की सरकार ने स्पेशल जोन, सुपर स्पेशलिटी के जोन बना करके हायर एजुकेशन और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इन सब में रिजर्वेशन नहीं इंप्लीमेंट किया था ओबीसी का। तो 2007 में अभयनाथ के मामले के बाद 31 जनवरी 2007 से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया। मगर 2006 में आए मंडल पार्ट 2, यानी जैसे अर्जुन सिंह के नेतृत्व में रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सुपर स्पेशल जोन वाले तमाम जगहों, वह भी 2007 के जजमेंट में ओबीसी के रिजर्वेशन के तौर पर शामिल नहीं किया। तो अब क्या चल रहा है, एससी और एसटी को इस 50% कोटा वाली सीटों में, जो पूल कोटा वाली सीटें हैं, इसमें रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। और यही स्थिति कमोबेश आज तक चली आ रही है। उसके बीच में क्या डेवलपमेंट होता है, 2015 में सलोनी कुमार का केस आता है, जिसमें ये सलोनी कुमार कोर्ट चली जाती हैं कि आपने ये जो 50% पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें सेंट्रल कोटे में शामिल की हैं, जो स्टेट से ली हैं, और वापस स्टेट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके पीछे मंशा आपकी ये होती है कि कई जगह पर मेडिकल कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, कई जगह पर तमाम सुविधाएं नहीं है, तो अच्छे कॉलेजेस सबको मिले, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। डेमोग्राफिक चेंज और मिक्सअप डेमोग्राफी का भी स्टूडेंट के बीच एक माहौल बने, उसके लिए ये सब किया गया। तो ये सारी चीजें करने के क्रम में जो आप काम कर रहे हैं, उस पे जो 27% ओबीसी कोटा है वो नहीं मिल रहा।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो ओबीसी रिजर्वेशन 2006 में आने के बाद से मिलना शुरू हो गया, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। और ये कोर्ट केस कब किया गया? 2015 में। और इसके साथ साथ 2017 का एक डेवलपमेंट है जब नीट का गठन, नेशनल, यानी यह जो पूरा नेशनल प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है मेडिकल और डेंटल कोटे का, अब ये सेंट्रलाइज करके नीट के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो नीट के जरिए अब 3 तरह के एडमिशन चल रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट के एडमिशन जिसमें सारे रिजर्वेशन मिल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, और स्टेट के अपने रिजर्वेशन है जहां पे स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस है वहां स्टेट के रिजर्वेशन दे रहे हैं। और ये जो पूलिंग वाला जो स्टेट सरेंडर सीटें हैं सेंट्रल को, जिसे सेंट्रल रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें रिजर्वेशन नहीं। तो इसके बाद 2017 से लेकर के यह नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, इसने जब सेंट्रलाइज पैटर्न पर सारा काम शुरू किया तो 4 साल के आंकड़े जब सामने आए तो पता यह चला कि 11,027 सीटें ओबीसी को जो जाती, वह ओबीसी कोटा लागू नहीं होने के चलते ओबीसी को नहीं गई। और ध्यान रखिए 2017 में नीट आता है, अभी नीट पर बात करेंगे हम लोग कि नीट में क्या क्या दिक्कत है, लेकिन अभी रिजर्वेशन वाले पॉइंट पर बात करें तो नीट के बाद का आंकड़ा मैं बता रहा हूं 2017 से 2021 के पहले तक का जितना एडमिशन हुआ, अभी हम उसका डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। 2017 के पहले जब तक रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिला, मिलना चाहिए था 1950 से, जो मंडल कमीशन के बाद मिलना चाहिए था, दोबारा मौका मिला था 92 में, जो तीसरी बार चांस आया 2006 में, 2006 मंडल पार्ट 2, इन सब में ओबीसी का कोटा नहीं दिया गया इस खास सरेंडर पूलिंग सिस्टम वाले कोटे में। तो ये एक खेल है कि 2017 के नीट के आने से पहले तक तो कितनी सारी सीटें जो ओबीसी की बनती थी वो नहीं बनी, और 2017 के बाद जो आंकड़े आए वो 11,027 डॉक्टरों के। तो 17 के पहले जो सलोनी कुमार केस था 596, जो रिट पिटीशन नंबर है 596/2015, इस केस में यह जो केंद्र सरकार के सामने एक मामला था, सलोनी कुमार वर्सेस डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस एंड अदर, पेंडिंग है अभी तक 2021। अब मैं इसमें जोड़ रहा हूं कि इसके बाद क्या होता है। तो एक यह केस पेंडिंग चलता रहा लगभग 20 हियरिंग, लेकिन कोई डिसीजन नहीं, डिले प्रैक्टिस। दूसरा मामला आता है मद्रास हाई कोर्ट में 2020 में, और मद्रास हाई कोर्ट पहले तो मना करता है, और दक्षिण भारत पेरियार की जमीन, वहां जब यह बात कही जाती है कि भाई ओबीसी हमारे यहां 50% रिजर्वेशन, और आप ये जो पूलिंग सिस्टम में स्टेट सरेंडर सीटें हैं जब ये वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपने तो हमारा रिजर्वेशन ही आधा कर दिया मेडिकल कोटे में। तो उसके खिलाफ जब सरकार केंद्र में मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करती है, पिटीशन का नंबर है 8324/2020, जिसमें 27/7/2020 को मद्रास हाई कोर्ट अपना निर्णय सुनाता है, और उसके जरिए वो जो कहता है वो ये मद्रास हाई कोर्ट और सलोनी कुमार इन दोनों को क्लब करके नीट के नोटिफिकेशन में वह आर्गुमेंट बनाया गया है जो जिस बेस पर 27% ओबीसी रिजर्वेशन को डिनाई किया जाए। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री मैंने बताई कि कैसे मंडल कमीशन लागू होता है, तब सुप्रीम कोर्ट तुरंत लोग चले जाते हैं आरक्षण के विरोध में, 9 जजेस की बेंच बनती है, और मंडल कमीशन की अनुशंसाओं में जो तार्किक तथ्य और तर्क थे उनके चलते वो तो पास हो गया, लेकिन उसके साथ कोर्ट बाधा बनती है। फिर 2005 में जब ये ओबीसी का रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में आने की कोशिश की गई तो फिर से वहां ये बाधा बनी कि नहीं भाई यह कोर्ट में जाएगा, और फिर कोर्ट से जीत करके मिलता। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जैसी आता है कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है, लेकिन हर जगह ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एज इट इज इंप्लीमेंट होता चला जाए। तो इस पूरे प्रकरण में तो 2015 का सलोनी कुमार का मामला और मद्रास हाई कोर्ट का मामला,
क्लब करके नीट अपने 13 जुलाई 2021 के नोटिफिकेशन में क्या लिखता है? द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास वाइड ऑर्डर डेटेड 27/7/2020 in writ petition number 8324 of 2020 directed that a committee comprising, यानी इसको मैं संक्षेप में कर दे रहा हूं वक्त जाया करने की बजाय, कि वो कमेटी का फॉर्म करने की बात करते हैं कि जो ये इसका निर्देश देगी कि कितना रिजर्वेशन दिया जाए इस कोटे में और कैसे रिजर्वेशन इंप्लीमेंट। द कमेटी कंस्टिट्यूटेड इन pursuance of the directions of the Honorable High Court of Madras has submitted its report to the central government. After considering the report, the central government has decided to place the report of the committee before the Honorable Supreme Court. यानी जो निर्णय सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है, वह कह रही है कि चूंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए हम उसको पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते हैं। तो 2015 से जो मामला सब जुडिस रखा गया है, शायद इसी दिन के लिए रखा गया हो कि हम उसे एक बहाने, एक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये इसके सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन writ petition number 596/2050 titled Saloni Kumar and others versus DGHS, wherein the issues as regards the implementation of 27% reservation in favor of candidate belonging of OBCs and all India quota seat is pending, along with the stand of the Union of India to apply state-specific reservation of OBC in all India quota for final adjudication of the matter. Therefore, the reservation of OBC candidates in a state surrender seat under all India quota from the academic session 2021-22 shall be subject to the outcome of the case pending before the Honorable Supreme Court in writ petition 596 of 2050. अब इसे आसान भाषा में अगर कह दें तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग रखा गया था मामला, वह केंद्र सरकार के काम आ रहा है। किस काम आ रहा है? 27% ओबीसी ऑल इंडिया कोटा के जो स्टेट सेंट्रल पूलिंग वाले कोटे में है, इसमें 27% रिजर्वेशन न देने के काम। यह है पूरा खेल और इसके चलते यह पूरा रिजर्वेशन क्राइटेरिया को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाए और जिसके चलते यह जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के डेटा के जरिए, जो डेटा सोशल मीडिया पर खूब आप देख पा रहे होंगे, ये बताता है कि पीजी और यूजी मेडिकल डेंटल एडमिशन ऑल इंडिया कोटा सीट्स टेकन फ्रॉम द स्टेट इन 4 ईयर, यानी 2017 के नीट के बाद 40,842 सीटें स्टेट सेंट्रल पूलिंग के जरिए ऑल इंडिया कोटा में आई। सीट अलॉटेड टू ओबीसी कैंडिडेट 0। तो कितनी सीटों का नुकसान हुआ ओबीसी का? 11,027, जिसमें 7,307 सीटें पीजी मेडिकल कोटे में आती। अगर 27% रिजर्वेशन ये लागू होता तो अब तक 4 साल में 7,307 डॉक्टर ओबीसी के बनते। पीजी डेंटल में 262 डॉक्टर बनते। और ध्यान रखिए 27,062 सीटों में से 21,092 जनरल कैटेगरी, नॉट यूआर, जनरल कैटेगरी ये बन रहे हैं और उसमें से इतना नुकसान हो रहा है। पीजी यूजी मेडिकल में 11,879 में से 3,207 सीटों का नुकसान हुआ ओबीसी को। यूजी डेंटल में 251 सीटों का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 11,027 सीटों का नुकसान हुआ। ये डेटा www.mcc.nic.in यानी सरकारी वेबसाइट से लिया। ये पूरा खेल है। यानी इस तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच जो पूलिंग का 50% सीटें हैं, इनमें ओबीसी को कोई रिजर्वेशन टिल डेट, आज की तारीख तक नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पिछले 4 साल में 11,027 डॉक्टर ओबीसी के नहीं बन पाए। तो क्या ये 11,027 सीटें दलितों को मिली?
0 मिली दलितों, उनको नहीं मिलती, उनके कोटे की फिक्स सीटें। शेड्यूल कास्ट को मिली नहीं, शेड्यूल ट्राइब को मिली नहीं, फिर ये किसको मिली 11,027 सीटें? जनरल कैटेगरी। अब मेरा एक आर्गुमेंट सुनिए, मान लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और मेडिकल काउंसिल ये सब इस बात पर एग्री हो गए कि ओबीसी को इसमें कोटा मिलना चाहिए, क्योंकि यह सारी मॉनिटरिंग, सारे ऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए सेंट्रल का ओबीसी कोटा इसमें लागू होना चाहिए। अगर इस पर सहमति बन गई, अगर हम आंदोलन करने में कामयाब हो पाए, आवाज उठाने में, और अगर यह रिजर्वेशन मिल गया, तो ये जो 4 सालों में 11,027 सीटों का नुकसान हुआ है, इसकी कोई भरपाई हो पाएगी क्या? कोई भरपाई नहीं। क्या इन सीटों में कोई बैकलॉग मिलता है क्या? 0। उदाहरण में देता हूं आपको, 2006 में ओबीसी को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, जो शिफ्ट में 7, 8, 9% में लागू होता है, और 2009 से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन लागू हुआ। तो यानी आपने तर्क के जरिए यह मान लिया कि बिना रिजर्वेशन दिए ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के मुताबिक नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। इसका एक और आंकड़ा मैं देता हूं, मैंने खुद आरटीआई लगाई। जब 1 जनवरी 2020 को देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों 42 + 4 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने ओबीसी प्रोफेसर हैं, तो 2019 में ओबीसी प्रोफेसरों की संख्या थी 0 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और 2020 जनवरी में आकर के ओबीसी प्रोफेसर कितने हैं? 9। 97% पोस्ट प्रोफेसर की वैकेंट है आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। एसोसिएट प्रोफेसर पर तकरीबन 80 to 90%, असिस्टेंट यानी इनिशियल लेवल पर तकरीबन 50% पोस्ट वैकेंट। रिजर्वेशन मिलने के बाद यह सीटें खाली हैं, तो कहां यह सवाल बनता है कि रिजर्वेशन के पहले जो बैकलॉग बना, या रिजर्वेशन जिस डेट से लागू हुआ उस डेट के बाद से जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उस बीच में जितनी सीटें बनी उस पर तो बैकलॉग बनता है। उस पर अगर रोस्टर बना और उस रोस्टर में ओबीसी को जाने वाली सीटों पर कोई नॉन ओबीसी पढ़ा रहा है, तो इसका जो शॉर्टफॉल बना यह तो ओबीसी को मिलना चाहिए था, और इसके लिए स्पेशल ड्राइव का प्रावधान किया गया मंडल कमीशन की अनुशंसा में भी, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें भी। क्या आपने कभी भी देश के किसी भी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में स्पेशल ड्राइव चला करके ओबीसी का कोटा भरने के लिए कहीं कोई अपॉइंटमेंट देखा है? नो, नेवर। तो मेडिकल में क्या यह स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी कि जो सीटें वैकेंट रह गई, जिन पर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, उन पर अपॉइंटमेंट किए जाए? तो यह पूरा खेल है। इस तरीके से यह इतना बड़ा मामला बन रहा है और इतना गंभीर मामला बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल, और इन सब के पीछे एक अदृश्य सांस्कृतिक संगठन जो दिखता नहीं है, जो ब्रह्म की तरह यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद हो गया है, वो देश चला रहा है। वो अपने कारपोरेट दोस्तों के हाथों पूरा देश बेचने के लिए सरकार और तमाम तरह के लोगों के पीछे रीढ़ बना हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब का एक नेक्सस काम कर रहा है? कोर्ट पर कितना भरोसा किया जाए? 13 पॉइंट रोस्टर जब 5 मार्च 2018 को आया, और जिसके जरिए हायर एजुकेशन में डिपार्टमेंट एज ए यूनिट करके अपॉइंटमेंट होने शुरू हो गए थे, पूरे देश में आंदोलन हुआ, तो उसके बाद जब कोर्ट गई सरकार, तो लगातार कोर्ट में जो स्पेशल लीव पिटीशन थी सरकार की, वो खारिज करती थी। चुनावी वर्ष में आकर के भारत व्यापी, देश व्यापी आंदोलन के दबाव में आकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटती है। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के बाद दोबारा रोस्टर के दरमियान 7 मार्च 2019 को अध्यादेश लाती है। चुनाव था, दबाव था, आंदोलन था, बहुजनों और सामाजिक न्याय और संविधान में भरोसा रखने वाली ताकतों का दबाव था जो आपको मजबूर करता है। तो कोर्ट कहां खड़ा है?
कोर्ट ईडब्ल्यूएस के मामले में जो ईडब्ल्यूएस के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जितने पिटीशन डालनी है उनको ठंडे बस्ते में डाले हुए, और ईडब्ल्यूएस लगातार लागू किए जा रहे हैं। कई कई जगहों पर ईडब्ल्यूएस रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया गया। डेटा कभी उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन जब भी एससी एसटी ओबीसी की बात आती है, कोर्ट का रवैया बिल्कुल इसके खिलाफ नजर आता है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का मामला राम मंदिर का मामला तो है नहीं कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बतौर मैं फैसला सुनाऊंगा और कल जाकर राज्यसभा में शपथ ग्रहण कर लूंगा। ये मामला तो संवैधानिक हक का है, ये मामला हिंदू राष्ट्र में भी फिट नहीं बैठता है। इसलिए बार बार ओबीसी एससी एसटी के मामले में कोर्ट उसके प्रतिरोध प्रतिपक्ष का रवैया ही अख्तियार करती है। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि यह जो सेंट्रल कोटा है, ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट सरेंडर कोटा है, जो स्टेट को रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, 50% कोटा है स्टेट का, जो इस नेशनल कोटे में, इंडियन कोटे में आ गया है। तो आपका रिजर्वेशन जो 52% है मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर, जिसकी आबादी पूरे देश में, जिसे रिजर्वेशन मिला 27%, उसे इस नीट के ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन लागू नहीं होने के चलते मिल कितना रहा एक्चुअल में रिजर्वेशन? 13.5, 27% का आधा। यह है असली खतरा। आपका तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही आपसे छीन लिया गया। आसान भाषा में ये सब बातें आपको समझा रहा हूं। अगर आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं बचा पाएंगे, वह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब एक नेक्सस बना करके, आपने ये वादा किया था, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया था कि आप नेक्स्ट ईयर के पूरे उस वैकेंसी में इसे फुलफिल करेंगे, ओबीसी रिजर्वेशन। और आज तक आप उस पिटीशन पर सुनवाई नहीं करते हैं और आप उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालते हैं। और जब ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी शिक्षा मंत्री को नियुक्त करता है, तो ओबीसी शिक्षा मंत्री के हाथों तुरंत यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम यहां पे रिजर्वेशन नहीं देंगे। फिर कई हजार डॉक्टरों को नुकसान होगा। डॉक्टर को नुकसान होना समझते हैं? एक समाज जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि उसकी हालत बहुत खराब है। 3743 जातियों की पिछड़ी जाति के लोग सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के शिकार हैं। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिनिधित्व देने का मामला 27% का रिजर्वेशन, और मंडल कमीशन की अनुशंसा कहती है कि होना तो चाहिए इनको 52% रिजर्वेशन। तो ये महान ओबीसी प्रधानमंत्री, महान ओबीसी कैबिनेट क्या यह बात करेगी कि मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू कर दे कि 52% रिजर्वेशन मिले? असंभव। वो रिजर्वेशन जो मिला है उसको छीन रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, वो सारे रिजर्वेशन जहां इंप्लीमेंट हो रहा है उसे प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। आपका रिजर्वेशन यूं ही खत्म हो रहा है। सारा कुछ अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब, दो जगह पर रिजर्वेशन है, ये दोनों प्राइवेट हाथों में लगभग तो बेच दिए गए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नारा लगाने वाले ओबीसी प्रधानमंत्री ने सब बेच दिया। ये मैं बार बार ओबीसी इसलिए कह रहा हूं कि कैसे देखिए आपके जाति के नाम पर आपको कैसे बरगलाया जा रहा है, चेहरा कुछ और दिखाया जा रहा है और अंदर से आपके पूरे हक को छीन लिया जा रहा है। यह सब कुछ आपके सामने किया जा रहा है। तो कहां हम उम्मीद करेंगे कि आप मंडल कमीशन की अनुशंसा लागू करेंगे, 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देने की बात करेंगे। आबादी कितनी है इसकी गिनती नहीं हो रही है, तो आप कास्ट सेंसस करेंगे। अरे आपसे यह सब कहां हम अपेक्षा करेंगे? आपसे तो हम वह लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमें मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, वही ऑल इंडिया कोटा में हमें दे दीजिए। ये लड़ाई है इस समय की। तो मुझे लगता है कि इसलिए यह पूरा मामला इतना पेचीदा है। तकरीबन मैंने 35-40 मिनट ले लिया है अपनी बातचीत को पूरा रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें लोगों तक पहुंचेंगी और लोग इस बात पर विचार करेंगे कि आप सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबके, राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र बनता है कि जो जो समाज हाशिए पर पड़ा है। हम लोग गांव में पुराने जमाने में कनात टेंट लगाते थे, जब तंबू,
तो तंबू को पहले जमीन पर फैला दिया जाता था और बांस लगा करके उठाते थे। तो एक स्थिति ऐसी आती थी कि एक दो बांस लग गया तो तंबू आसमान छू रहा है, लेकिन बाकी तंबू में बांस नहीं लगा है तो वो जमीन पर पड़ा हुआ है। यह राष्ट्र ऐसा ही है, कुछ लोग आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और बाकी लोग जमीन पर पड़े हुए, कुछ लोग अभी बीच रास्ते में हैं। तो ये क्लास पूरा है, और इस क्लास के फ्रेम को कास्ट कैसे आइडेंटिफाई करती है कि ये जो वंचित शोषित 90% आवाम है ना, ये बहुजन आवाम है, इसमें अधिकांश। तो यह सब कुछ किसके खिलाफ जा रहा है? उसके खिलाफ। तो उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत क्या थी कि उस समाज में प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो एजुकेशन को आप ऐसे कोलैप्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां जहां पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम है उसे आप रिजर्वेशन नहीं देकर के कोलैप्स कर रहे हैं। नीट का आपने एग्जाम किया है, नीट में जो ऑब्जेक्टिव एडमिशन होता है, न्यूज क्लिक की एक रिपोर्ट है, मैं कहेंगे तो आपको ये इस रिपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दिखा दूंगा कि इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि नीट ऑब्जेक्टिव होता है और सीबीएसई के पैटर्न पर हो रहा है। तो स्टेट में अगर कोई मेडिकल की तैयारी करने के लिए 12वीं तक पास करता है परीक्षा, तो वह स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करके आता है। अगर तो स्टेट बोर्ड का पढ़ाई करने वाला सीबीएसई बोर्ड में जब शिफ्ट होता है तो वो क्या मेडिकल कोटे में एडमिशन ले पाएगा? फिर यहीं से फलता फूलता करोड़ों रुपए का व्यापार वाला कोचिंग का धंधा। तो जिसके पास लाखों रुपए की फीस देने का पैसा नहीं है, वह वंचित शोषित जमात कोचिंग करके अपने बच्चे को मेडिकल में डॉक्टर बनने के लिए कहां से भेज पाएगी? तो आधा तो समाज वहीं फिल्टर हो गया। 10वीं 12वीं पढ़ने वाला लोग कितने परसेंट है? बाकी जनता तो कीड़े मकोड़े की तरह इस देश में रह रही है। जिसको पढ़ने का मौका मिला, अगर वो स्टेट बोर्ड से रीजनल लैंग्वेजेस में अगर पढ़ाई कर लेता है, रीजनल लैंग्वेजेस में, तो रीजनल लैंग्वेजेस का अंग्रेजी मीडियम वाले नीट में कहां फाइट है भाई? हम लोग यूपीएससी में एक प्रोटेस्ट किए थे, आईएएस बनने वाले लोगों में तकरीबन 90% लोग अंग्रेजी मीडियम के। तो ये जो भारतीय भाषाओं में पढ़ाई आप कराते हैं 12th तक, इस पढ़ाई का आउटकम क्या है? वही हाल मेडिकल कोटे में। तो नीट की परीक्षा इतने गहरे प्रश्नों से घिरी हुई है कि इस पूरी परीक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा होता है। जिस देश की बहुसंख्यक युवा पीढ़ी स्टेट बोर्ड में पढ़ रही है, वो सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम दे, लाखों रुपए अगर फीस देकर के आप कोचिंग कर पाते हैं, तब तो आप मेडिकल कोटे को क्वालिफाई करते हैं। और उस नीट में ऑब्जेक्टिव पैटर्न, तो न्यूज क्लिक का रिपोर्ट कहती है कि वहां पर पंजाब में एक बच्चा केमिस्ट्री में 0 नंबर लाया था, लेकिन नीट में ऑब्जेक्टिव टाइप में वो क्वालिफाई कर जाता है। तो यह पूरा नीट का एग्जामिनेशन पैटर्न भी बहुत दिक्कत तलब है। करोड़ों रुपए का पूरा बिजनेस है कोचिंग का, और इन सब के साथ वहां तो रिजर्वेशन लागू ही नहीं। जो तो डीम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां तो रिजर्वेशन नहीं है। और कई जगहों पर ये जो कोटा होता है मेडिकल, ये जो मैनेजमेंट कोटा होता है, जो जो डोनेशन देकर के डॉक्टर बनते हैं, ये अलग बात है कि उन पर कभी मजाक नहीं बनाया गया इस देश में। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आए उनके ऊपर इस देश में गालियां, जैसे जातियों के नाम पर गालियां बनाई गई है ना, महिलाओं के नाम पर गालियां बनाई गई हैं, वैसे इस तबके के आने वाले लोगों को गाली दी जाती है। कभी ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कहानी पढ़िएगा, घुसपैठिए, मेडिकल में जो डॉक्टर बनते हैं ना, उनके ऊपर ये कहानी। और कैसे मेडिकल में जो जिनका एडमिशन हो जा रहा है उनके साथ इंस्टीट्यूशनल टॉर्चर कैसे किया जा रहा है। रोहित वेमुला के साथ अगर आपको याद हो, डॉक्टर पायल तड़वी, तो वो केस तो अलग है। आपके समाज के 90% बहुजन वंचित समाज के बच्चे अगर मेडिकल कोटे में एडमिशन पा भी जा रहे हैं, तो वो रैगिंग के शिकार हो रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर के शिकार हो रहे हैं, वो रोहित वेमुला पायल तड़वी बन रहे हैं। अभी तो उधर की बहस गई ही नहीं। कहां हमें वो लड़ाई लड़नी थी? कहां हमें यह लड़ाई लड़नी थी कि जो जो दक्षिण भारत में मेडिकल का तंत्र है, वो उत्तर भारत में, ये राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश, जिसका प्रचार पूरे देश में किया जा रहा है, चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के मेडिकल कॉलेज कंपटीशन कर सकते हैं? जो बिहार के मेडिकल कॉलेज बताइए, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मेडिकल कॉलेज बताइए। दक्षिण भारत जगा हुआ है, पेरियार की जमीन है। और स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर रिजर्वेशन नहीं लागू होगा तो हम तो अपने उस सारे ऑल इंडिया कोटा को डाइल्यूट करके हम स्टेट कोटा की तरफ से लागू करेंगे। और तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है वहां। अच्छा, दूसरी बात ये कि ईडब्ल्यूएस को जिस जिस राज्य में रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को
मिला है 10%, कई जगह तो ऐसा वहां उनकी आबादी ही सवर्णों की 3%। तो जहां ओबीसी की आबादी 50% वहां क्या होगा? तो स्टालिन ने ये कदम उठाया, दक्षिण भारत में पेरियार की जमीन में ये लड़ाई लड़ी जाए, वहां मेडिकल कॉलेजेस अच्छे हैं, वहां उनकी अहमियत समझी जाए। हमारे उत्तर भारत के लोग अभी तो लिंचिंग में बिजी हैं, वो राम मंदिर बन गया, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी उसमें मगन है, कांवड़ यात्रा चली नहीं। तो ओबीसी समाज का जो जागरूक समाज है ना, मैं उसको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि आप जागिए, आपका सबसे ज्यादा अन्याय इस समय इस देश में किया जा रहा है ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी शिक्षा मंत्री और ओबीसी कैबिनेट के तत्वाधान में। और दूसरी अपील उन लोगों से है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानते हैं, जो जस्टिस में बिलीव करते हैं, उन सारे लोगों को नीट के मसले को उठाना हो। अगर आप इसकी सिंपैथी की तरफ से आप कहते हैं कि हाँ हाँ ये बड़ा गलत हो रहा है, हम समर्थन करते हैं इसका, ऐसे नहीं लड़ाइयां लड़ी जाती। यह मामला देश के बनाने का है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का है। कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा, क्या यह देश का मामला नहीं है? इसलिए जितने भी लिबरल, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और जस्टिस में बिलीव करने वाले, वैल्यूज में बिलीव करने वाले लोग हैं, ये मामला सबका है।